Hey, hi everyone. This is the second part of the video where we recorded the first part as how to analyze banks and NBFCs. क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सेकंड पार्ट बनाया इसका, जो कि आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड ट्राई टू कवर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने पहले कवर नहीं किए थे। सो सो लाइक लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड कासा में थोड़ा सा डिस्कस किया था। कासा, व्हाट इज कासा? कासा इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। अगेन जो का है कासा में का मतलब है करंट अकाउंट एंड सा का मतलब है सेविंग अकाउंट। एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इट्स लाइक जो भी आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं, उन डिपॉजिट्स को अगर आप टोटल डिपॉजिट से डिवाइड कर देंगे तो आपका कासा रेशियो रहता है। व्हाट आर द अदर डिपॉजिट्स जो बैंक्स हैं, कोई भी बैंक के पास हो सकते हैं, वो हो सकते हैं उसके फिक्स डिपॉजिट्स जो हो सकते हैं वो भी बैंक के हो सकते हैं। आप जितने भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है, वाई वी स्पेसिफिकली फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी आपका पैसा होता है नॉर्मली ऐसा होता है कि वो एफडी से कम रेट का होता है। कुछ छोटे बैंक के केस में, मिड साइज बैंक के केस में अब वो चेंज भी हो सकता है, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी बताया था। Like IDFC Bank, they offer up to 7.25% in a saving account, like 10 lakhs and above, if I remember correctly. 7.25% इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अगर आप एवरेज देखेंगे दिस विल क्रॉस, अगर किसी ने 20 लाख जो भी अमाउंट रखेगा, सो इट विल क्रॉस लाइक 5.5 के अराउंड, आई बिलीव समवेयर अराउंड इट विल कम। अब कोई बैंक अगर एफडी में 6% दे रहा है, एंड देन दे आर ऑफरिंग इन सेविंग अकाउंट ओनली, सो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है सेविंग अकाउंट के एंड किसी और बैंक के एफडी के, सो दैट विल बी सेम। इट्स नॉट ओनली अबाउट द कासा परसेंटेज, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपका जो कासा का है, जो स्ट्रक्चर्ड कासा है, लाइक कैसा आपने उसमें बनाया हुआ। अगर आप सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा परसेंटेज दे देंगे, सो ऑब्वियसली पीपल विल put money in saving accounts also only. Previously, I heard like they started giving interest on current account also. That's how कि like उनके current account में भी बहुत ज़्यादा suddenly they opened a lot of current accounts and all. That's how. एंड बीच में उनका एक ऑफर भी आया था जिसमें कि अगर आप करंट अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा करंट अकाउंट में रखेंगे, सो दैट यूज टू गो ऑटोमेटिकली फॉर द एफडी। वो एफडी, वो अमाउंट, जैसे अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा का जितना भी आप करंट अकाउंट में अमाउंट रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली एफडी में शिफ्ट हो जाता था। सो दैट वाज लाइक, सो अगर आप ऐसे स्कीम्स देंगे तो नॉर्मली करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, राइट? अगर आप ऐसे स्कीम्स देंगे तो ऑब्वियसली आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट है जो वो बढ़ जाएगा, एंड देन आपका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा। एंड डजेंट मैटर कि आप करंट अकाउंट कासा में रख रहे हो उसको या एफडी में रख रहे हो, बैंक का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा। दैट इज हाउ। आपको एक प्लेन नंबर नहीं लेना कि भाई कासा किसी बैंक का ज़्यादा है तो बैंक इज़ वेरी गुड एंड ऑल। यू हैव टू चेक कि जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स का कंपोजिशन है, हाउ द बैंक इज अराइविंग ऑन दैट। देन द नेक्स्ट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, विच इज CAR, और CRAR के नाम से भी आपको बहुत बार दिख जाएगा, आई बिलीव। एंड वाई CAR इज important, what is CAR for the equity investors, we'll just take। क्या होगा CAR का? आई जस्ट गो टू नेक्स्ट पेज पर। अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर्मूला क्या है, Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। पहले मैं लेता हूँ उसका जो डिनोमिनेटर है, व्हाट आर द रिस्क वेटेड एसेट्स। एसेट्स क्या है बैंक के, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किसी भी बैंक ने जो लोन्स दे रखे हैं वो बैंक के एसेट्स हैं, या फिर अगर बैंक के पास कुछ भी बैंक ने अपना जो कहीं पे बैंक ने बॉन्ड्स परचेज कर रखे हैं, बैंक के पास टी बिल्स हैं या जो भी हैं गवर्नमेंट के, दोज आर ऑल्सो बैंक एसेट्स। या आरबीआई के पास उसने डिपॉजिट कर रखा है। क्या है, आरबीआई बोलता है कि हर एक एसेट्स को आपको एक सर्टेन रिस्क वेट देना है। नाउ हाउ दे विल गिव इट द रिस्क वेट। अगर मैंने कोई टी बिल ले रखे हैं, टी बिल लाइक ट्रेजरी बिल्स अगर मेरे पास है, जो कि गवर्नमेंट के बिल्स हैं, लाइक ट्रेजरी इंडियन गवर्नमेंट के बिल्स हैं, सो उनको मैं ज़ीरो वेटेज दूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली मैंने, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट मेरे बिल्स वापस करने से मना कर देगी एट द टाइम इफ आई रिक्वायर दैट, राइट? सो देन बट क्या होगा कि बाकी जितने भी मैंने लोन दे रखे हैं उन लोन्स को मुझे एक सर्टेन परसेंटेज असाइन करना होगा, रिस्क का वेटेज असाइन करूंगा। लाइक होम लोन्स के केस में मैं आई बिलीव 35 to 40% रिस्क का वेटेज असाइन करते हैं। लोएस्ट इन दी सिक्योर्ड लोन्स के केस में लोएस्ट असाइन करूंगा, एंड देन आई विल असाइन जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा
सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स के केस में आई बिलीव इट गॉट इंक्रीज। अगर आप पीछे जाकर देखेंगे दिसंबर 23 के अराउंड आरबीआई ने इंक्रीज कर दिए थे रिस्क वेट्स ऑफ दीज अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए, या फिर जो आपने एनबीएफसीज को लोन दे रखे हैं उनके लिए आपने इंक्रीज कर दिया। सो डिपेंडिंग ऑन कि अगर मेरा जितने भी रिस्क वेट्स है, हाउ दे आर कैलकुलेटेड, जितने भी मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसको मैं कैलकुलेट करूंगा कि किसको कितना रिस्क का वेट दिया जा रहा है। देन क्या है मेरा जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो है मेरा टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल। सो व्हाट इज टीयर वन कैपिटल? टीयर वन कैपिटल इज कंसीडर जो भी मेरा इक्विटी का प्रॉफिट आ रहा है, या फिर जो भी मैंने कुछ और शेयर्स इशू कर दिए हैं, राइट, या फिर कुछ मैंने ऐसे शेयर्स इशू कर दिए हैं जो कि मेरे को परपेचुअल हैं। परपेचुअल मतलब जो इनको कि कभी मेरे को उनको कैपिटल मेरे को लाइक शेयर्स में मेरे को या तो डिविडेंड देना है, या फिर अगर मैंने ऐसे बॉन्ड्स इशू कर दिए, टीयर वन बॉन्ड्स इशू किए, तो मतलब वो बॉन्ड्स की कोई मैच्योरिटी का डेट नहीं है उन शेयर्स का या बॉन्ड्स का। दोज ऑल द एसेट्स दे विल कम इनटू टीयर वन कैपिटल। द टीयर टू कैपिटल में मेरे कुछ हाइब्रिड इक्विटी एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। टीयर टू कैपिटल नॉर्मली इट इज लाइक टीयर वन कैपिटल जो है वो आपका पहले लॉस एब्जॉर्ब करेगा, देन इट विल गो टू टीयर टू कैपिटल। इट इज लाइक हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे आपको, लेकिन इतना आपको ध्यान देना है कि बैंक्स के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि किसी भी हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा कोई भी एनबीएफसी है तो एनबीएफसी के लिए जहाँ तक मैंने चेक किया था 15% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको अपना कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना है। फॉर दोज एनबीएफसी विच आर नॉट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट शायद उनके लिए थोड़ा कम रिक्वायरमेंट है। एस एफ बी इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके लिए भी 15% है। एंड देन एस सी बी इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो आपके नॉर्मल बैंक होते हैं लाइक आईसीआईसीआई एच डी एफ सी काइंड ऑफ बैंक है आपके, उनके लिए। सो अगर किसी भी एनबीएफसी का अगर आपको दिख रहा है कि भाई 17 या 18% मेरा आ चुका है या 19% मेरा आ चुका है कैपिटल एडिक्वेशन से, तो इट मीन्स कि द एनबीएफसी हैज़ टू रेज द कैपिटल। या मेरा कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके केस में भी सेम है कि बैंक को मेरा जो है वो कैपिटल रेज करना पड़ेगा। देन सिमिलरली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक आई डोंट थिंक कि वो कभी भी 13 या 14% से नीचे, मेरे को याद नहीं किसी भी 12-13%। गवर्नमेंट बैंक के केस में आई गेस थोड़ा ज़्यादा भी है, वो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल में 12% की गाइडलाइन होगी गवर्नमेंट बैंक के केस में। थोड़ा ज़्यादा आई एम नॉट श्योर कि क्यों ज़्यादा है, बट आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 12-13% से ज़्यादा कभी कम कभी मैंने होते हुए नहीं देखा। वहाँ पे अगर 14-15 होगा, सो दे स्टार्ट रेजिंग कि भाई दे स्टार्ट लुकिंग कि भाई हाँ मेरे को 13-14 है तो आई रेज द कैपिटल। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि एक इक्विटी इन्वेस्टर के लिए कि अगर वो एक रेंज में आने लगा है, सो आपको देखना है कि बैंक या एनबीएफसी को अब आगे से कैपिटल रेज करनी पड़ेगी। अब कैपिटल रेज करनी पड़ेगी तो प्रॉब्लम क्या है, दे कीप ऑन रेजिंग द कैपिटल। अगर आपके एनबीएफसी या बैंक का प्राइस टू बुक ऑलरेडी 1 से कम है, देन इट्स डिफिकल्ट सामने से। अगर आप कैपिटल रेज कर रहे हो लेस देन 1 प्राइस टू बुक पर, तो आपका प्राइस टू बुक नीचे और ज़्यादा नीचे हो जाएगा, राइट, वहाँ पर। एंड अगर आप कैपिटल रेज कर रहे हो प्राइस टू बुक एक से ज़्यादा है, तो आपका प्राइस टू बुक बढ़ जाएगा, बुक वैल्यू पर शेयर आपका बढ़ जाएगा, राइट। दैट्स हाउ इट विल हैपन। बुक वैल्यू पर शेयर जो है आपका 1 कम हो जाएगा अगर आपका प्राइस टू बुक 1 से कम है। और अगर आपका ज़्यादा है तो आपका जो होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। आई होप आई हैव नॉट कंफ्यूज एनीवन। सो दैट्स हाउ इट हैपन इन दिस केस। सो अगर आपकी बैंक या एनबीएफसी कैपिटल रेज करने वाली है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि उसका सीएआर का उस टाइम पर क्या स्टैंडिंग है। आप पहले से देखिए कि हाँ भाई इसका कैपिटल रेज आने वाला है, राइट, उस हिसाब से आप देख सकते हो। दिस इज हाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज टीयर वन कैपिटल, टीयर टू कैपिटल इसमें हो सकती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एलसीआर। एलसीआर इफ यू आस्क मी, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बैंक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो एलसीआर है, दे विल लाइक फेल बिकॉज उनके पास लिक्विडिटी नहीं थी। हाउ एवर व्हाट इज एलसीआर, आई जस्ट कवर इट। as LCR is HQLA divided by net cash outflow over a 30 days stress period. So HQLA highly liquid assets, हाईली लिक्विड एसेट्स जो भी किसी बैंक के पास होंगे कि भाई अगर जो भी बैंक के एक महीने में आपके कैश आउटफ्लोज आते हैं और जो भी आपके कैश इनफ्लोज होते हैं, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट एच क्यू एल एज, जो भी आपके एच क्यू एल होते हैं, अगर दोनों को डिवाइड करोगे, सो दैट इज हाउ द एल सी आर इज कैलकुलेटेड। ये आपको मिलेगा कहाँ? ये आपको आपके पीपीटी में ही मिल सकता है, बैंक के पीपीटी में आपको मिल जाएगा कि भाई मेरा एलसीआर या लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एज ऑफ नाउ कैसा है। ये आपको वहाँ मिल जाएगा, लाइक 30 डेज के पीरियड में नोटिस करते हैं।
टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बैंक एलसीआर की वजह से बहुत स्ट्रगल करेगी कि भाई मेरा एकदम से हो गया, फ्रॉम वेयर विल आई गेट। अगर ऐसा हो रहा है तो आरबीआई विल इंटरवीन, बिकॉज दे डोंट लेट एनी बैंक्स फॉल। अगर किसी को फिर भी और ज़्यादा देखना है कि भाई एलसीआर की कैलकुलेशन कहाँ से हुई और कैसे आती है, आप जाके देख सकते हैं। कहाँ पे आप देख सकते हैं आप, ये मैंने एचडीएफसी के ही एनुअल रिपोर्ट में लिया है। आप एनुअल रिपोर्ट में जाएं। ये 2024 का एनुअल रिपोर्ट है, क्योंकि 2025 का अभी तक आया नहीं है। आप एनुअल रिपोर्ट में जाकर HQLA सर्च करें। आप जब HQLA सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा सा फिगर्स मिल जाएंगे, लाइक ऐसी सी टेबल बनी मिलेगी। हर एक बैंक में होगा, इंडियन बैंक में, I'm pretty sure ये सारे बैंक्स में आपको मिलेगा, जितने भी बैंक्स मैंने देखे। सो ये आपका एच क्यू एल है, टोटल हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है आपके किसी भी बैंक का, राइट। एंड देन उसने आपको बताया कि भाई कहाँ कहाँ उसका आउटफ्लो हो सकता है। मैं एक बार आपको पॉइंटर से लिख कर भी दिखा सकता हूँ कि आपके क्या क्या आपके आउटफ्लोज हो सकते हैं, भाई कहाँ कहाँ पर आपके आउटफ्लोज आएंगे वहाँ पे। तो उसने टोटल कैश आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज उसने सारे कैलकुलेट करे, नेट ऑफ कैश आउटफ्लोज आपके कितने हुए, टोटल HQLA, टोटल नेट कैश आउटफ्लोज आपके कितने हैं। उसके बाद उसने आपका LCR कैलकुलेट करके आपको दे दिया। हर एक क्वार्टर के प्रेजेंटेशन में आपको ये डिटेल्स नहीं मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको चाहिए भी नहीं वो डिटेल्स। आई एम नॉट श्योर कि आपको चाहेंगे तो आपका कुछ बेटर, आप एक बेटर बैंक में इन्वेस्ट कर पाएंगे या फिर आपका इन्वेस्टमेंट बेटर हो सकेगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वहाँ से कुछ ऐसा होगा, राइट। बट एज अ जनरल नॉलेज के लिए आई जस्ट थॉट ऑफ टेलिंग यू कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन एक मिनट। ओके, या नेक्स्ट इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और CDR, जो कि अगर आपने रिसेंट एक या दो क्वार्टर में काफ़ी आपको सुनने में आया होगा। अगर आपने बैंक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, इट्स मोर ऑफ अ रेशियो कि आपने भाई कितने आपके यहाँ डिपॉजिट्स हैं और आपने कितने क्रेडिट दे रखा है। कुछ बैंक्स विच इज़ लाइक HDFC के केस में या फिर IDFC के केस में, इनका क्रेडिट, और एक्सिस के केस में भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वॉज क्वाइट हाई। एज पर कोई आरबीआई ने गाइडलाइंस नहीं बनाई है, पर आरबीआई ने बोला कि भैया आप अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट जो है वो 80 के अराउंड मेंशन करो, ओ सॉरी मेंटेन करो। सो अगर आपको 80 के अराउंड मेंटेन करना है और जब उनका 90s प्लस है क्रेडिट टू डिपॉजिट, तो आपको दो कामों में से एक काम करना पड़ेगा। या तो आपको अपना क्रेडिट जो कि आपका लोन डिसबर्समेंट है उसको स्लो करना पड़ेगा, या फिर आपको अपना डिपॉजिट रेशियो जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सो अगर आपने देखा होगा, समवन वुड हैव बीन फॉलोइंग डिपॉजिट्स HDFC बैंक। सो आपने देखा होगा कि HDFC बैंक ने अपने कुछ लोन दिस सोल्ड टू सम अदर पार्टीज, तो जिससे कि उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वो कम हो गया था, राइट। ऑब्वियसली अगर आप अपने लोन्स कम कर दोगे, डिपॉजिट उसी पॉइंट पे रहेंगे, तो आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो नीचे आ जाएगा। क्रेडिट टू डिपॉजिट में जो सेकंड चीज़ है, अगर मेरे को अपने डिपॉजिट्स बढ़ाने हैं, अगर मैं अपने लोन ग्रोथ या तो कम करूंगा या फिर मैं लोन ग्रोथ कम नहीं करना चाह रहा हूँ, स्टिल मैं अपना डिपॉजिट जो है वो बढ़ाना चाह रहा हूँ तेजी से, क्योंकि मेरा अगर न्यूमरेटर मैं कम नहीं करूंगा, डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो भी ये नीचे आ जाएगा, राइट, क्रेडिट टू डिपॉजिट। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ब्रांचेस ओपन करने पड़ेंगे। अगर मैं ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करूंगा तो बैंक का ओपेक्स बढ़ जाएगा, विच इज़ लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे बैंक्स के, जिसकी वजह से बैंक का कॉस्ट टू इनकम राइज होगा और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, जिसके से अगेन आपके ROA कम हो जाएंगे, और देन इट विल फर्दर इम्पैक्ट योर ROEs ऑल्सो, राइट। कहाँ मिलेगा आपको, PPT में शायद ना मिले एक बार के लिए आपको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। कई सारे बैंक्स देने भी लगे होंगे आजकल, बट नहीं भी देते। बट ये आप अगर उसके जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें जाके देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड इट देयर कि भाई क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या था बैंक का। समवन वुड हैव आस्क्ड, ये मैंने HDFC के जो लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है जो अभी आपका आया वहां से मैंने लिया। सो दे आर सेइंग कि भाई मेरा मार्च के में 96% हो गया है, अभी इनको फिर से नीचे लेकर आना है। सो इधर अगेन या तो लोन ग्रोथ कम करनी है, डिपॉजिट ज़्यादा करनी है। डिपॉजिट ज़्यादा करने के लिए दे हैव टू ओपन ब्रांचेस और दे हैव टू टू पुश फॉर द डिपॉजिट्स, जिसके लिए दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ब्रांचेस की जगह कि मैं ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करना स्टार्ट कर दूँ, तो मेरा क्रेडिट टू डिपॉजिट अपने आप ही कम हो जाएगा, राइट। बट स्टिल इन इन एनी केस अगर आपको ये रेशियो एकदम से नीचे लेकर आना है, तो धीरे 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 करके नीचे लेकर आना है, तो यू हैव टू, इट्स लाइक मैं कार चला रहा हूँ, मेरे को ब्रेक लगाने पड़ेंगे कार में। तो दैट इज हाउ इट विल समवेयर इट विल पुल योर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑलरेडी क्रेडिट टू डिपॉजिट में मैंने जैसे आपको बोला, कॉस्ट टू इनकम क्या है, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ बैंक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय बैंक की ऑपरेटिंग इनकम। ये मैंने दो अलग अलग बैंक्स का लिया है। दिस वन जो लेफ्ट साइड में आपका कॉस्ट एफिशिएंसी वाला, ये है आपका HDFC बैंक का, और जो आपका राइट साइड में है ये है आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये है आपका IDFC का।
राइट। अब क्या होगा, कॉस्ट टू इनकम जो है वो एच डी एफ सी का तो 39.8% है, अगर आप देखोगे, लाइक 40% के अराउंड आप मान लो 40% है, और आई डी एफ सी का जो है वो 73% है। तो अगर आपका कॉस्ट टू इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि भाई आप सेम इनकम के लिए कितना आपको एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, लाइक ब्रांच लेवल पर एंड ऑल आपको जो भी करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगेन द सेम चीज़ है कि जब आप ब्रांचेस अपने किसी भी नए बैंक के केस में ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने ब्रांचेस इनिशियली सेटअप करेंगे तो ज़्यादा आपको खर्चा आएगा, लाइक यू हैव टू एम्प्लॉय, नए लोग आपको वहाँ पे रखने पड़ेंगे, पूरा सेटअप नया लेना पड़ेगा, एंड देन टेक्नोलॉजी एंड ऑल सारे आपके एक्सपेंसेस वहाँ पर आएंगे। उसके बाद जब आप ब्रांच पहला सेटअप भी कर लोगे तो पहले दिन आपके एम्प्लॉय एंड ऑल कॉस्ट तो पहले महीने आ जाएगी, लेकिन अगर आपको वो सडनली वो ब्रांच इनकम जनरेट करने स्टार्ट नहीं करेगी, लाइक इट विल टेक, आपको कस्टमर्स आएंगे पर्टिकुलर नंबर ऑफ कस्टमर्स जब आपके आ जाएंगे, उसके बाद वो पर्टिकुलर ब्रांच जो है वो प्रॉफिटेबल होगी। द फर्स्ट डे आपकी कोई भी ब्रांच प्रॉफिटेबल होगी, इट विल टेक मे बी 1 ईयर 2 ईयर टू गेट द ब्रांच टू द ब्रेक इवन, एंड देन आपकी ब्रांच जो है वो प्रॉफिटेबल होगी। तो बैंक्स लाइक एच डी एफ सी दे हैव दैट बेनिफिट कि वहाँ पर उनको काफ़ी पुराने बैंक है तो उनका क्रेडिट, सॉरी, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो लो है। इन इन द केस ऑफ एच डी एफ सी और इन द केस ऑफ आई सी आई सी इट कैन बी लो, बट आप कह सकते हो कि जो भी मिड साइज बैंक होंगे, मिड साइज तो नहीं, नॉट स्पेसिफिकली, जो नए एस्टेब्लिश बैंक है उनके केस में आपके जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो होगा, और अगर वो तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ओपनिंग मोर एंड मोर ब्रांचेस वहाँ पर, तो आप देखोगे कि वहाँ पर उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो शूट अप करेगा ही करेगा वहाँ पे जाके। So these are the few things I just thought of कि I'll discuss with you। अगर मेरे से फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो आपको लगता है कि आई शुड कवर, मे बी यू कैन मेंशन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू कमेंट्स में आपको क्लियर करने का, या फिर आई विल जस्ट मेक मे बी अनदर वीडियो ऑन दैट, और मे बी आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट टू कवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, आपका एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आई हैव टू रन दिस ऑल अलोन, कोई वीडियो पीपीटी बनाना है एंड देन वीडियो बनाना है, एडिटिंग तो यू ऑल नो आई डोंट नो मच ऑफ द एडिटिंग, सो आई डोंट डू एडिटिंग हियर। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प करें। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो हमें और कवर करना चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू अस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।